नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन में क्या कहा है कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हिमालय का बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिम प्लस आल्य, ये हो जाएगा आपका हिमालय। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें कहा स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, त्रिया, वनिता, नारी। ये ही ठीक है, यही स्त्री के पर्यायवाची हैं तीनों, तो यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो भैया पुनर्जन्म के संधि विच्छेद की यदि हम बात करें, पुनः प्लस जन्म यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। ठीक है, तो राम खाना खाएगा, तो कर्मवाच्य रूप की यदि हम बात करें तो राम से खाना खाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कह रखा चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो देखिए प्रश्न पूछो किससे, चतुर विद्यार्थी से। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी विशेषज्ञ हो गया और उसकी विशेषता हो गई चतुर, यानी वो चतुर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें कहा है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब ये जो पक्षी है ना, इसका कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन है पंकज, ये ही पर्यायवाची नहीं है। पंकज होता है कीचड़ में खिलने वाला अर्थात कमल। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 में कह रखा मेरा आज खाने का मन नहीं होता, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो मेरा आज खाने का मन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो मन नहीं होता है, ये बात गलत है, ये होता मेरा आज खाने का मन नहीं है, तब आपका वाक्य सही हो जाता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में हमसे कहा इनमें से शुद्ध शब्द है, मतलब कौन सा अध्ययन सही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ये हमें बताना है। तो देखिए ये वाला अध्ययन सही लिखा है, ये ही शुद्ध रूप होगा, बाकी सब गलत है लिखा हुए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 में क्या कहा है, जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो जिसे क्षमा न किया जा सके वो हो जाएगा अक्षम्य, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा भावयुक्त शब्द, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। मतलब यहाँ पर जो दिया है आपका कि आई वाज ओवरजॉयड, ठीक है ना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा। ठीक है ना, मतलब हिंदी में अर्थ बताना है, भावयुक्त बताना है। तो आई माने मैं, बाज माने था, ओवरजॉयड माने ज़्यादा खुशी, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरी खुशी ज़्यादा थी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 में क्या कहा है, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो वी उपसर्ग से बने शब्द की यदि हम बात करें तो वी से हो जाएगा आपका विमुख, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है क्रोध रूपी अग्नि, यानी क्रोध अग्नि, यह कौन सा समास है। क्रोध रूपी अग्नि, इसमें बताना क्रोध अग्नि में कौन सा समास है, यानी इस वाले में क्रोध अग्नि में। तो देखिए इसमें यदि हम समास की बात करें तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में रखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में कहा है उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम है। मतलब उत्थान का हमें विलोम बताना है। तो उत्थान का मतलब होता है आपका उठना, और इसका विलोम हो जाएगा पतन। ठीक है ना, देखिए सी में भी दिया है लेकिन ये पतान है, ये गलत है, पतन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसके लिए एक ही शब्द होगा। मतलब जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसको क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा, तो उसको कहेंगे आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है। मतलब ये जो बकरी है एक वचन है, इसका बहुवचन मतलब पुल्लिंग बताना। पुल्लिंग मतलब एक तो होता है स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, और एक होता है पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो बकरी का पुल्लिंग होगा बकरा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम 16 की बात करें तो इसमें कहा कन्नौजी शब्द किस उपभाषा की बोली है।
मतलब जैसे हमारी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। वहीं हम बात करें कन्नौजी की, तो कन्नौजी आपका पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में क्या कहा है, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है, उसने पढ़ लिया होगा तो भैया संदेह है, शक है, पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब संदेहवाचक वाक्य है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, इसमें कहा निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर मतलब जो 2 स्वरों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि मैं बात करूं तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऊ नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, हाँ ठीक है। नहीं, संयुक्त स्वर कौन सा है, तो छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा, छोटा ए और छोटी ई से मिलकर बना है ये आई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। मतलब ये जो चंद्रगुप्त है ये एक नाटक है, इसको किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि मैं बात करूं तो जो मतलब ये विस्मय आदि बोधक होते हैं अव्यय, ठीक है, यानी जिनका संबंध जी है वक्ता के हर्ष यानी शोक दुख खुशी इससे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में क्या कहा है, 21 में हमसे पूछा है कि ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। देखिए कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, तो कर्ता ने तो ने, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्ता ने। ठीक है, 7 कारक होते हैं, 8 होते हैं, 8। तो पहला कारक कर्ता कारक होता है, तो कर्ता ने, तो ने विभक्ति चिन्ह किसका है, कर्ता का है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 में हमसे क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है ना, बेटी से बेटियां, डिबिया से डिबिये और श्रोता श्रोतागण, वधु से वधुएं। ठीक है, तो इसमें यही गलत है, डिबिया से डिबिया हो जाएगा, ना कि डिबिये। यह और आ का डंडा और चंद्रबिंदी लगेगा। ठीक है ना, ये आपका गलत है, बाकी सब सही है लिखे हुए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 में कहा है कि अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, तो अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के ऊपर एक बिंदी जो होती है उसी को बोलते हैं अनुस्वार। जैसे माँ लिखते हैं ना तो उसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि मैं बात करूं, 24 और 25, 24 में क्या रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। मतलब पूर्ण वर्तमान काल का कौन सा वाक्य है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये ही पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये पूर्ण वर्तमान काल नहीं है, ये तो भविष्य का है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है और ये भी अपूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें, तो 25 में कहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने देखी, क्या देखी, तस्वीर देखी, तस्वीर तो देखेगा वो, अब बच्चे नहीं देखी। तो तस्वीर स्त्रीलिंग भी है और देखने से स्त्रीलिंग का पता चल गया हमें। तो राम ने तस्वीर देखी, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दोस्तों 25 क्वेश्चन हिंदी के खत्म हो गए। अब अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। अगला सेशन हमारा अंग्रेजी का है, भाग 2 यानी अंग्रेजी। देखिए आपको सिलेबस तो पता ही होगा, 25 की हिंदी, 25 की अंग्रेजी, 25 का मैथ और 25 का जीके आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आंसर बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी द फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स फर्नीचर होता है, और क्वाइट बिल्कुल न्यू यानी नया, यानी फर्नीचर जो है बिल्कुल नया दिख रहा है। तो दिखने के लिए क्या आएगा, लुक्स आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 में क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन गिवन द बिलो ईच सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, प्रत्येक वाक्य के नीचे एक उपयुक्त सर्वनाम दिया है, रिक्त स्थान भरो, है ना। तो देखिए ये है कि वी इंजॉयड, वी माने हमने, इंजॉयड माने आनंद लिया, ऑन द रिवर हमने नदी पर आनंद लिया। बी के साथ कौन से आएगी, अवर सेल्फ आएगी, अपने के लिए। ठीक है ना, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के। 27 में क्या कहा, जरा इसको भी देख लीजिए, सॉरी 28। वाट काइंड ऑफ द एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी दीज मैंगोज आर राइप, यानी ये आम पके हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह दिया ये आम पके हुए हैं या पक गए हैं। तो अब देखिए ये जो आम है ये कैसे हैं, गिने जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका,
तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हम बात करना है क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए वर्ब। ठीक है, 29 में हमसे कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द क्रिया 29 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये वी दिया है ना, ऑप्शन नंबर वी, सिंपैथीज। ठीक है ना, सिंपैथीज यानी अधिकारकपूर्ण। संपत्ति का मतलब होता है सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहानुभूति। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 में क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स गिवन बिलो ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यानी कौन सी एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा? रिक्त स्थान भरो, वाक्य के बीच दिए गए क्रिया विशेषण का रूप बताओ। यानी एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लियरली। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, यानी सफाई में। ठीक है ना, वह, देखो ही माने वह, राइट्स माने लिखने में कैसा है, एकदम साफ है, बिल्कुल क्लीन है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 में क्या कह रखा है, जरा इस पर भी ध्यान दे लीजिए। 31 में कहा है हमसे कि, तो इसमें हमसे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग द अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी। यानी 31 में हमसे कह रखा है कि जो विकल्प दिए ए बी सी डी में से उचित यानी संयोजक को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्या कहा है, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ही डिड नॉट स्टडी रेगुलरली, वह फेल हो गया क्योंकि उसने नियमित रूप से पढ़ाई नहीं की। तो इसमें क्या आएगा भैया, इसमें आएगा बिकाउज, यानी क्योंकि, क्योंकि उसने नियमित रूप से पढ़ाई नहीं की। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या कहा हमसे, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन गिवन सेंटेंस। 32 में क्या कह रखा हमसे, दिए गए वाक्यों में सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, तो देखिए 32 में क्या आएगा यहाँ पर, इट हैज बीन 2 years आई लास्ट सा यू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल हो गए हैं और मैंने तुम्हें आखिरी बार कब देखा, है ना। तो देखिए देखने के लिए बता रहा है, वक्त के लिए कह रहा है, टाइम के लिए तो सिंस का फॉर होता है से के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 में क्या आएगा भैया, ये भी देख लीजिए। तो 33 में हमसे कह रहा है कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जो है आर्टिकल का चूज यहाँ पर करना है। ठीक है ना, ये दे रखा आर्टिकल। आर्टिकल 2 होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है द और इंडेफिनिट होते हैं ए और एन। कौन सा आएगा यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए इंडिया, अब इंडिया क्या है, एक देश है, एक कंट्री है, देश का नाम है। तो देश से पहले, इंडिया से पहले क्या आएगा, दा, और दा स्टार्टिंग में यही दे रखा है। फ्रॉम फिर इंडिया है तो फिर दा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कहा है, 34 में हमसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटरमिनाइन गिवन बिलो ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, 34 में हमसे कह रहा है वाक्य के नीचे दिए गए उपयुक्त निर्धारक से रिक्त स्थान भरो। निर्धारक, ठीक है, निर्धारक से उपयुक्त वाक्य भरो। जैसे कहते हैं बॉयज आर अपसेंट, यानी लड़के आज, बॉयज लड़के आर हैं, अपसेंट माने अनुपस्थित, टुडे माने आज, यानी लड़के आज उपस्थित है। कैसे, बहुत सारे, यानी मैनी, बहुत से लड़के आज उपस्थित अनुपस्थित है, यानी अब्सेंट है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 में क्या कहा है, इसको भी देख लीजिए। 35 में हमसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस। ठीक है, 35 में कह रहे हैं प्रत्येक वाक्य के नीचे उपयुक्त क्रिया से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, क्या, सी सेड दैट, सी माने उसने, सेड माने कहा, दैट माने कि, सी माने वह, सिंग ए सॉन्ग वह एक गाना गाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यानी वह एक गाना गाएगी या वह एक गाना गा सकती है, मतलब गाएगी। कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 35 में जो आएगा ए ऑप्शन कुड, यानी कुड आ जाएगा, वह एक गाना गाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 36 में हमसे कहा है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन द कंप्लीट, चूज द बेस्ट ऑप्शन
टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कौन सा वाक्य, कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। यू माने तुम्हें या आपको, शुड माने चाहिए, योर माने करना, होमवर्क माने कार्य। ठीक है। तो किस में आएगा, करने की स्पेलिंग होती है डू, यानी यू शुड, यू शुड डू योर होमवर्क, यानी तुम्हें अपना गृह कार्य करना चाहिए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 में क्या कहा है इसको भी पढ़ लीजिए। 37 में हमसे कहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिव द एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है ना, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, यानी कुल मिलाकर के एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें, बेस्ट एक्सप्रेस सेम द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस इन द एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, हमसे पैसिव वॉइस पूछी है। देखिए दे वेलकम्ड द प्रिंस। ठीक है ना, यानी उन्होंने जो है प्रिंस का क्या किया, स्वागत किया। अब इसमें क्या आएगा, देखो वेलकम्ड दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो पहले तो आ जाएगा आपका द प्रिंस, और ये सेकंड फॉर्म दी है तो बा जाएगा और वेलकम्ड। ठीक है ना, और दे यहाँ पर साइलेंट रहेगा, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 की यदि हम बात करें। ठीक है ना, तो हाँ यही हो जाएगा इसका, दे प्रिंस वाज वेलकम्ड, यानी राजकुमार का स्वागत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 में क्या कहा है, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट साउ इन डायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना, तो देखिए आई सेड, सॉरी ही सेड, तो ही सेड का सेड ही होगा, इसे दैट से जोड़ देंगे और आई को ही से कंपेयर करेंगे तो ही हो जाएगा और बाज आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके इनडायरेक्ट, यानी ही सेड दैट ही वाज अनवेल। ठीक है ना, अनवेल, अनवेल का मतलब यानी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य खराब है। उसने कहा मैं स्वस्थ हूँ, तो क्या बनेगा इसका, उसने कहा कि वह अनवेल है। ठीक है ना, अस्वस्थ है। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि हम बात करें, तो 39 में क्या कह रखा है कि ये कह रखा है विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। देखो सेंटेंस लिख दो, बी कंसिडरेड द मैटर, मैटर फादर, और वी कंसिडरेड द मैटर फादर। ठीक है, कौन सा चाहिए होगा, फर्दर दिया है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की यदि हम बात करें, वी कंसिडरेड द मैटर यानी फर्दर, इसका मतलब यह है हमने मामले पर आगे विचार किया, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 यानी ये वाला ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ओनली सेकंड ठीक है। ठीक है, करेक्ट यही हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो 40 में क्या कह रखा है, 40 में हमसे कहा है कि कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ठीक है, क्या कह रहा है, जज ने कहा, यानी जज का मतलब न्यायाधीश के पहले गवाह को बुलाओ। ठीक है, पहले गवाह को बुलाओ। ठीक है, कन्वर्ट टू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में से कैसे कन्वर्ट करेंगे, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जज के द्वारा पहले गवाह को बुलाया गया। वहीं हमसे 41 में कहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द यूटिलाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी 41 में क्या कह रहा है हमसे, उस शब्द का चयन करें जिसका अर्थ वही है जो नीचे दिया गया है। ठीक है, दिए गए वाक्य में यूटिलाइज्ड शब्द ढूंढना हमें। ठीक है, जैसे सी वाज अमेज्ड हाउ लिटिल ही हैड चेंज्ड। ठीक है ना, यानी वह आश्चर्यचकित थी कि उसने कितना काम परिवर्तित हुआ है। ठीक है ना, कितना काम परिवर्तित हुआ है या परिवर्तित किया है, या कितना कम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी बहुत कम परिवर्तन होना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत आश्चर्य हुआ, यानी वेरी सरप्राइज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 में कहा सिलेक्ट द अपोजिट ऑफ द यूटिलाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, मतलब ये जो वर्ड दिया है एक्नोलेज, ठीक है ना, इसका हमें अपोजिट बताना। अपोजिट का मतलब होता है बिलोंग। ठीक है ना, अपोजिट का मतलब होता है बिलोंग। ठीक है, क्या दे रखा है इन्होंने, प्लीज एक्नोलेज रिसेप्ट ऑफ दिस लेटर। ठीक है, कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एक्नोलेज का मतलब होता है डैनी, डैनी मतलब इनकार करना होता है, डैनी का मतलब क्या होता है, इनकार करना, या एक दिन हो जाएगा। ठीक है, हाँ
आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में क्या कहा है? 43 में क्या रखा है? In the question given below from the sentence has one or two words utilized below are placed for alternatives which can be do select the correct form of the word in the utilized। यानी कहने का मतलब है करेक्ट वर्ड ढूंढना में कौन सा वाला हो जाएगा क्या। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न के वाक्यों को एक या दो शब्द इटलाइट किए गए हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से जो आपको सही लगे वो आपको उत्तर देना। शब्द का सही रूप इटलाइटिक में है, जो कि क्या बताना। क्या गया? दे डिड नॉट बिलीव, वे उस पर विश्वास नहीं करते। हिम माने उस पर, बिकॉज ही इज सिंसियर फॉलो, वे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वह ईमानदार है। विश्वास नहीं करते क्योंकि वह ईमानदार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एंड सिंसियर, यानी वह एक ईमानदार है, एक निश्चित अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 43 का एक निश्चित या निष्ठाहीन, ठीक है ना, निष्ठाहीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 में क्या कहा है हमसे? 44 में हमें क्या रखा है कि फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन गिफ्ट वर्ड, यानी ये जो दिया है इमिटेबल, ठीक है ना, इसका हमें यानी एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो देखिए क्या होगा, 44 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है, तो इसमें हमें अद्वितीय शब्द छांटना है। ये जो दिया है ना यानी इन इमिटेबल, तो इसका अद्वितीय यानी अलग सा अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकेपेबल टू बीइंग लिमिटेड, यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी अर्थ की, तो हो जाएगा यानी अनुकरण करने में असमर्थ। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में कहा है पॉइंट आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन से वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो इसका जो वी दिया है ना, हेमोरेजिंग यानी हेमोरेगेज, ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर होगा, जिसका हिंदी अर्थ होता है रक्तस्राव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्या रखा है इसमें, यानी 46 से लेकर 50 तक ये जो पैसेज दिया ना, इसके हिंदी मतलब हिंदी नहीं, इसके जो है छाट करके हम आंसर देने। देखो काफी बड़ा पैसेज दिया है, यहाँ से पैसेज शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से पैसेज शुरू हो जाता है। आतंकवाद के संदर्भ में दिया है ये, ठीक है ना, यानी आतंकवाद के संदर्भ में दिया है। तो इसमें से हमें छांट करके प्रश्नों के उत्तर लगाने हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका पैसेज है, और देखो ये दिया है पैसेज, ठीक है, काफी बड़ा पैसेज दिया है, ये देखो इतना पैसेज दिया है ये। और क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49, 50 ये इसी में से छांट के देने हैं। ऊपर वाला जो पैसेज था उसका स्क्रीनशॉट लो और यहाँ से आंसर लगाने शुरू कर दो, छांट करके आंसर दे दिए जाएंगे उसके, ठीक है। मैं बार बार स्लाइड को ऊपर नीचे आगे पीछे करूँगा तो मुझे दिक्कत होती है, इसलिए छांट के कर लो। बाकी मैं छांटना एक पैसेज आपको सिखा दूंगा अलग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। तो तीसरा भाग हमारा शुरू हो गया, भाग 3 सामान्य ज्ञान, ठीक है। जीके के पोर्शन की यदि हम बात करें तो शुरुआत करते हैं जीके की, जो कि जीके का पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 51वें नंबर पर दिया है। तेरी मोहब्बत में खुद को खो दिया, क्या बात है भाई, जरा ध्यान से सुनिए। तेरी मोहब्बत में खुद को खो दिया, हर खुशी से दूर बस तेरी यादों में रो दिया, ठीक है, दोबारा सुन लो। तेरी मोहब्बत में खुद को खो दिया, हर खुशी से दूर बस तेरी यादों में रो दिया। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है, जरा देखिए, ध्यान दीजिए। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भैया जो कैबिनेट मिशन आया था ना, ब्रिटेन से जो 3 कैबिनेट मंत्री आए थे उसको कैबिनेट मिशन कहा गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, शिल्पादिक्रम का लेखक कौन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो एक पुस्तक दी है शिल्पादिकारम, इसका लेखक है इंगवोलगिल, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, इलंगोव इलंगोव दिगल। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लीजिए। 53 में कहा है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था। कामरूप जो था ना, ये असम का प्राचीन नाम है, असम को पहले कामरूप कहते थे। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय जो बनाने वाले थे वो कौन थे भैया, तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कहने का मतलब है शंकर देव। इन्होंने जो है वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था।
भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो 54 में क्या कह रखा है? 54 में कहा है हमसे कि दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति में है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो दिल्ली का जो कुतुब इस्लाम मस्जिद है उसका जो प्रांगण है यानी महरौली स्तंभ लेख की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी महरौली स्तंभ लेख आज भी ऐसे ही खड़ा है, लोहे का है, ना जंग लगी है, ना टूटा, ना फूटा है, ना गिरा है। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। इसमें कहा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। मतलब जो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, वो अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, 21 जनवरी को किसका जन्मदिन दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है भैया? गुरु गोविंद सिंह का, जो सिखों के गुरु है ना, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्मदिन मनाया जाता है 21 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो 57 में क्या कहा जरा ध्यान दीजिए। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? मतलब देव समाज की स्थापना किसने की थी, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 57 में। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या कहा है? इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक इन राज्यों में से कौन है? तो इनमें से है आपका झारखंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो 59 में 59 में क्या कहा है? 59 में हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में, ये ही गलत है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, जोजिला कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, ये बात ठीक है। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 में क्या कहा है? 60 में हमसे पूछा गया है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिकतम लाभ हुआ है? तो जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ था, जो लाभ हुआ था, वो गेहूं की फसल में हुआ था। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और जबकि शायद बोरलोग थे विश्व की हरित क्रांति के लिए, है ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में क्या कह रखा है? 61 में कहा है कि उज्जैन स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन भैया, ठीक है ना। हाँ, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में क्या कहा? डेक्कन स्वर्ग पर्वत किस देश में है स्थित है? तो जो डेक्कन स्वर्ग पर्वत है ये किस देश में स्थित है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण अफ्रीका में पर्वत है जिसका नाम है डेक्कन स्वर्ग पर्वत। ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65 तीनों एक साथ ले लेता हूं मैं। देखिए 65 भी आ गया आपका। 65 में क्या कहा है? नहीं, पहले 63 देख लो ना। 63 में हमसे कहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ठीक है ना, यानी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी की यदि हम बात करें तो लगभग 384,000 किलोमीटर है। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो 64 में क्या कहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह, अरे पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयतन द्रव्यमान आकार में इसके जैसा दिखता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, तो 65 में कहा है, क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 65 में। तो देखिए वॉन नदी के किनारे राइन है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, काहिरा नील नदी के किनारे है, वियना वोल्गा नदी के किनारे नहीं है, यही गलत है। और यही पूछा हमसे कौन सुमेलित नहीं है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो आगे चलते हैं। 66 में हमसे कहा है विश्व में सबसे बड़े घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भैया विश्व में सबसे बड़े घने वन जो पाए जाते हैं वो आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवीय कारक नहीं है? मतलब कौन सा जीवीय कारक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे ये पूछा गया है।
तो प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर की बात कर रहा है, मतलब जिनमें जीवन होता है। तो पेड़ पौधों में होता है, जंतु में होता है, सूक्ष्म जीवों में भी जीवन होता है, लेकिन पत्थर में जीवन नहीं होता है। ये हमें बताना था, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 68, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मतलब हवा में आर्द्रता मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हाइग्रोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 में हमसे क्या कहा है? स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा एवं, मतलब स्टील जो है ना वो मिश्रण है, एक तो लोहे से मिलकर बनता है, दूसरा किस चीज से मिलकर बनता है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 69 में। तो भैया ये कार्बन, ऑप्शन नंबर डी लगा दें क्या 69 का? हाँ तो डी ही हो जाएगा, क्योंकि स्टील जो है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, मतलब यदि किसी मनुष्य को मलेरिया हो जाता है तो कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है? तो भैया प्लीहा होता है, जिसको हम तिल्ली भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो 71 में हमसे पूछा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर वाशिंगटन में विश्व बैंक यानी WB विश्व बैंक का मुख्यालय है। आगे बात करना क्वेश्चन नंबर 72 की, तो 72 में कहा है कि निम्नलिखित में से असमानता घटाने का कौन सा एक उपाय नहीं है? मतलब असमानता घटाने का कौन सा एक उपाय नहीं है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 72 में। तो भैया वो हो जाएगा आपका वी, यानी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना, ये असमानता का उपाय नहीं है। ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में कहा है डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? यानी जो भारत का राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है ये कहाँ पर है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया ये हो जाएगा आपका करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 में कहा है कि भारत में प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, जो कि जीके का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, तो ये भाग 4 हमारा शुरू हो गया है, जो कि मैथ का पोर्शन है। ठीक है, तो मैथ मुझे हल करना पड़ेगा, इसलिए मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 मैथ का पहला है, 25 क्वेश्चन आएंगे। 76 में हमसे कहा है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? मतलब n कोई संख्या है, उसे 6 से भाग दे रहे हैं हम, तो शेषफल 4 आ रहा है। लेकिन अगर 2n यानी उसी संख्या को दुगनी कर दें और 6 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 76 में। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये भाजक भागफल और शेषफल का फार्मूला आपको पता होगा, यानी n बराबर हमने ये q मान लिया, ठीक है ना, और प्लस क्या है, शेषफल हमारा 4 बन गया है। लेकिन यदि हम बात करें तो अगर वो कर दें कि संख्या को दुगनी कर दें, 2n कर दें, तो फिर इसे भी तो दुगना करेंगे, कितना हो जाएगा, 12q हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं इसकी तो इसे भी दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम बात करें तो दोनों समीकरणों की तुलना यदि मैं करूँ तो देखो यहाँ पर ये आपका 2n चल रहा है, 2n बार है, 2n बार है प्लस के 8, या तो इन दोनों समीकरणों को है ही हल कर लो, और नहीं हल कर रहे तो लो आगे देख लो, कुल मिलाकर के 2n तो ये आ जाएगा, और 6 ले लूँगा मैं यहाँ से कॉमन, जब 6 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो 2q बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक केवल आपका 1 बचेगा, और बराबर यहाँ से जब भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, है नी, यानी 2n में 6 से हमने भाग दे दी और शेषफल 2 बचा दिया। अब यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के शेषफल हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 में क्या कहा है कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? देखो भैया, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दे दो, जिसका मान बड़ा वो ही भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 7/8 सबसे बड़ी होगी, और ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है 7/8, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो 78 में क्या कहा है
कि 81/16 की पावर माइनस के 3/4 गुणा इतना इतना का सरलीकरण क्या होगा। तो ये सरल करने का सवाल है, ठीक है, ये सरल करने का सवाल है। कैसे करेंगे, हो जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है, जोड़ घटा गुणा भाग की तो बात है, तो कर लो, हो जाएगा। 81 को क्या लिख लेंगे, 81 9 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, ये 25 किसका 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये आगे चलकर कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जब इसको काट पीट करोगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो इसमें क्या कहा, ये भी सरलीकरण का सवाल है, समझ लो। देखो ये दिया 64/125, हम जानते हैं 64 किसका वर्ग है, हम जानते हैं 64 जो है घन है किसका, 4 का घन है, ये 5 का घन है। और 256 की अगर हम बात करें तो 256 किसका घन है, ये 256 अगर हम 2 की गुणा करें 4 बार, 2 की नहीं 4 की गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसकी 5 की करेंगे 4 बार तो यही आ जाएगा। ये दे रखी है ना, ये 4 है, ये 3 है, तो इससे पता चल जाएगा। और यदि हम निकालें 25 तो ये 5 का वर्ग है, ये 64, ये 4 का घन है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से इतना हार्ड नहीं है करने के लिए, आपको केवल देख करके डर लग रहा। देखो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4/5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी 4/5 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा केवल 1। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर जो आएगा, आपका जो फ्रैक्शन आएगी बन के वही आएगी, यानी 25/16, और प्लस यहाँ से 5/4 5/4 और प्लस 1। इसे हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लोगे, इनका सबका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना लोगे 16, तो यहाँ तो 25 है ये आपका, और यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 पंजे 20, और यहाँ आपका 16 लेना ही पड़ेगा आपको क्योंकि 1 है। इस सबको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 61, और नीचे का आएगा 16। जब 16 से 61 को भाग दोगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा, 13 बचेगा, तो 3 सही 13/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन से में दे रखा 3 सही 16/13/16, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, 80 में क्या कह रखा है जरा इसको भी देख लीजिए। 80 में हमसे कहा है कि किसी फैक्ट्री के श्रमिक का औसत 6000 है, जिसमें से 150 तकनीशियों का औसत 12000 है, तथा जो तकनीशी नहीं है उनका औसत 3750 है। फैक्ट्री के श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भैया सभी श्रमिक का नहीं पता, लेकिन वेतन दे रखा है। श्रमिकों की संख्या हम एक्स मान लेंगे, श्रमिक कितने हैं यानी श्रमिक हम एक्स मान लेंगे, इनका वेतन मानेंगे हम, तो वेतन कितना दे रखा 6000, तो 6000 और एक्स से गुणा कर दूंगा तो 6000 एक्स आ जाएगा। भाई 150 तकनीकियों का वेतन दे रखा है, 150 का कितना 12, तो इसे कैसे करूंगा मैं, इसे ऐसा कर देंगे 12000 गुणा 150, और जब इसकी गुणा करोगे तो यानी 12 की और 15 की गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा, 180, और ये 4 जीरो आपके और आ जाएंगे, ये आ गया। अब वो कह रहा है कि जो तकनीशियन नहीं है उनका वेतन कितना दे रखा है, उनका औसत जो तकनीशियन नहीं है उनका 3750, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, यानी जो टोटल एक्स माने हैं एक्स में से 150 घटा दो, ये जब तुम घटाओगे तो कुल मिलाकर के यानी कितना तुम्हारा 3750 है, ठीक है, गुणा कितना आ जाएगा एक्स माइनस 150, एक्स माइनस 150 ये आ जाएगा, ठीक है। जब कुल मिलाकर के इसकी गुणा इसमें करोगे फिर इसमें करोगे तो क्या आएगा आपका, इसकी गुणा करने पर इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 3750 एक्स आ जाएगा, माइनस इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 150 की गुणा 3700 में कर दोगे तो आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से 56 आना चाहिए, हाँ ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना, यानी 56 2500 आना चाहिए, ये आना चाहिए। चलो देख लेंगे चेक कर लेंगे। अब हमसे क्या पूछ लिया था, इन सब का वो निकाल दो औसत, ठीक है ना। कैसे, देखो इसमें से कौन से घटा दो, इसमें से ये 3750 दिया है ना, 3750 घटा देंगे हम किस में से 6000 में से, देख लो इसमें से तो इसे घटा देंगे। उधर हम बात करें तो ये जो आया इस संख्या में से इसे घटा देंगे। देखो मैं लिख देता हूँ एक लाइन तुम्हें,
कुल मिलाकर के ये है आपका 6000 एक्स माइनस ये है 3750 एक्स बराबर ये है आपका 18,000। इसमें से घटा दूंगा किसे, यानी 56,2,500 इसे घटा देंगे। जब इसे घटाएंगे तो कुल मिलाकर 6000 में 3750 जब मैं घटा दूंगा तो घटाने के बाद कितना आ गया 2250 और एक्स और बराबर इधर कितना आ जाएगा आपका। जब इसे घटाओगे तो इसको घटा के आना चाहिए 1 2 3 और ये 7500 और आ जाएगा 7500। अब इससे इसे काट दो, जब इससे इसे काटोगे तो एक्स का मान निकल कर आ जाएगा लगभग 550 के आसपास, क्योंकि मैं पहले ही कर लेता हूँ क्वेश्चन को और करने के बाद जब हल करने बैठता हूँ प्रैक्टिस सेट को, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो भैया, मान लो ए की आय मान लो कितनी मान ली हमने 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 81 है ये आपका। ए की आय मान ली 81, ए की आय मान ली 100 रुपये, ठीक है। अब बी की आय को क्या कह रहा है, वो कह रहा बी की वो कह रहा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो बी की कितनी मान लूंगा, बी की 125 मान लेंगे हम। ओहो जीरो क्यों लग गया, 125 है भाई। फिर अब यहाँ से वो कह दिया है कि सी की आय बी की आय से, देखो सी की आय बी की आय से 100 यानी 20% अधिक है, तो सी की आय निकालो भैया। सी की आय कितनी हो जाएगी 125 गुणा 120 यानी 20% अधिक है, बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, 10 ये और ये, ठीक है ना। 125 था भाई, 125 था यहाँ पर, 125 है ना, ये बी की आय, तो एक ही जीरो कटेगा, ठीक है। ये 10 रह जाएगा आपका, यानी 10। अब कितना हो गया, ये 12 की और 125 की गुणा करो और गुणा करने के बाद जब 10 से भाग दोगे तो 150 आ जाएगा, क्योंकि ये 1500 आएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो ये सी की आय आ गई। अब हमसे क्या पूछ लिया था आगे, ये पूछ लिया था कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत अधिक होगी, सी की आय कितनी आई है 150, ए की कितनी मानी थी 100 और अधिक पूछ लिया हमसे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, नीचे बटे में 100 कर देंगे और गुणा कितना आ जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा, 150 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। देखो 82 में क्या कहा है, इसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। 82 में कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% प्रति माह खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 82 कैसा होगा भैया। मान लो 100 रुपये उसकी आय थी, अब जो खर्च कर रहा उसे घटा दो, बचत बच जाएगी 66.2/3%, ठीक है। ये अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 33.1/3%, ठीक है। अब उसकी टोटल आय कितनी है, टोटल आय 1200 है, यही तो है, तो इसका निकाल दो भैया, आप क्या निकालना है, उसकी बचत निकाल दो, यानी इससे इससे जब गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 33 या 99 और 100 यानी 100/3, तो ये आ जाएगा प्रतिशत में, और बराबर आय कितनी दे रखी है इन्होंने 1200 रुपये यानी 1200, ठीक है। बस इसको कर लो, देखो 3 की गुणा इधर हो जाएगी तो ये तो 100 ही बचा, और बराबर 12×3 36, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, ये है ना कटिया। तो कुल मिलाकर के अभी प्रतिशत भी तो चले आए, प्रतिशत का मतलब होता है 100 और प्रतिशत की इधर गुणा हो जाएगी तो 3600 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा, उसका व्यय बताओ कितना था, तो भैया 3600 में से 120 घटा दो, यानी 3600 में से उसका व्यय कितना है 1200 तो ना, तो उसकी क्या पूछे हमसे, व्यय पूछा, व्यय कितना खर्च करता है वो, तो करेंगे 3600 माइनस 1200, तो कितना बचेगा 2400 बचेगा, ठीक है 2400, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 83 में क्या कहा है,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए अनुपात में है 6 7 8। अरे इन्हें सबको भाग दे दो, बराबर के मान लो। देखो दे रखा ए प्लस बी, पहला अनुपात उठा लो, भाग कर दो 6 से, ठीक है, बराबर। फिर है बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी क्या दे रखा है 7, इसे 7 से भाग कर दो, बराबर। फिर दे रखा सी प्लस ए, इसे भाग दे दो 8 से, और बराबर मान लो के। इस सब को हल कर लो, और आप जब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और जब उधर गुणा करेंगे 6 के 7 के 8 के, ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एक ए ये है, एक ए ये है, 2a, एक बी ये है, एक बी ये 2b, एक सी ये है, एक सी ये है, ये हो जाएगा। तो यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c, और ये आ जाएगा के, यानी 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के, ये आ जाएगा आपका। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी बचा, ठीक है। यहाँ पर 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के, ये आ गया। अब आगे क्या करना हमें, आगे कुछ नहीं करना, 2 से जो है इधर गुणा कर दो सब में, तो कुल मिलाकर के का मान निकल कर आपका 6 आ जाएगा जहाँ तक है। और 6 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये आंसर आ जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो 84 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी ध्यान से देखिए। 30 लीटर अम्लीय मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। देखो टोटल मिश्रण कितना है 30 लीटर, और उसमें पानी कितना है 2, नहीं अम्ल है 2 और पानी कितना है 3। अब इसमें वो कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो मिश्रण का सवाल है? देखो कैसे करेंगे, एक तरफ तो अम्ल ले लो, दूसरी तरफ क्या ले लो, पानी। कितना दे रखा है इन्होंने, पहले अनुपात दिया 2:3, ये है, तो ये 2 अम्ल है, अनुपात ये 3 पानी है। फिर अनुपात कितना करा दिया 2:5, ठीक है। तो अम्ल कितना है 2 और पानी कितना है 5, ठीक है। अब पानी की मात्रा निकाल लो, पहले तो पानी की मात्रा निकालेंगे, पहले 3 है, और पहले कितना था 3, फिर हो गया 5, ठीक है ना। तो पानी कितना हो गया, पानी हो गया कुल मिलाकर के आपका हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। और यदि हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल के लिए इसमें जो है, हाँ प्रारंभिक मात्रा निकाल लो। प्रारंभिक मात्रा कितनी है, प्रारंभिक मात्रा ये हो जाएगी 2 और 3, ये प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी 5। हमसे पूछे टोटल इकाई कितनी होगी 5, तो देखो कैसे करूंगा ऐसे, यानी 5 है, 5 बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 30, और 5 से काट दूंगा कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, 6 आ जाएगा। या मत काटो, लो डायरेक्ट लिख दो, पानी की मात्रा 2/5 कर दूंगा, तो 2/5 तो ये हो गया आपका, और टोटल अम्ल कितना है 30, ठीक है। हाँ काट दो भैया, या इसकी जगह, हाँ सही है, इसे काटो मत, इसे ऐसे ही रहने दो। 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, 12 आंसर आ जाएगा आपका। दे रखा कहीं 12, ये है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 12। आ गया क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या कहा, जरा देखिए ध्यान से इसे भी। 85 में कहा है कि यदि एक आदमी पंखे का विक्रय मूल्य 1250 रुपये से घटाकर 1000 कर देता है, तो उसकी 10% हानि बढ़ जाती है, पंखे का लागत मूल्य बताओ। अरे भैया 1250 था, 1000 कर दिया, कितना घटा दिया 250 घटा दिया, और उसकी हानि कितनी हो गई 10% बढ़ गई, है ना। तो अब पंखे का क्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य नहीं पता, तो क्रय मूल्य निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो क्रय मूल्य मान लिया हमने x, अब ये कह दिया है जो x है, x का 10% जो है वो हानि बता रही है, बढ़ जाती है उसकी, यानी कुल मिलाकर के 1250 था, इसमें से 1000 उसने कर दिया, तो घटा दो, एक जीरो लगेगा 1000, तो कुल मिलाकर के x का 10% बराबर कितना आ गया 250 आ गया, ठीक है।
अब निकाल लो भैया, लो x गुणा 10/100 और बराबर 250। 10 एक अंतर 10 250 और इसकी गुणा इस 10 250 इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2500 आ जाएगा। 25 दूनी 25 ढाई 1 0 लग जाएगा। ये आंसर है। कहाँ दे रखा है 2500, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की। देखो भाई 1 घंटे का मैं प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वीडियो अपने आप ही कट हो जाएगा, फिर आप सवाल देख भी नहीं पाओगे। देखो 86 में क्या करना, एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपये केवल ब्याज के रूप में दिया। ऋण में ली गई धनराशि कितनी थी। तो भैया धनराशि कैसे निकालोगे, मूलधन निकालना हमें, तो हम जानते हैं मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 और सबके बटे क्या आ जाएगा समय और गुणा दर, सबके मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर रहे हैं। 87 में क्या कह रखा है इसमें, 87 में हमसे कहा है कि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है। उसी धनराशि का उसी दर पर उतने ही समयावधि में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो भैया इसमें फार्मूला लगा देना 1 + r/100 और इसकी पावर 2 - 1, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 में क्या कहा है, 88 में कह रखा है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2304 रुपये 2 वर्ष में 2500 हो जाएंगे। तो हमें दर बतानी है, हाँ दर ही तो बतानी है। हाँ 2500 है, 2500 से मतलब 2500 हो गए, कितने से देखो कैसा होगा ये, 2500 तो इनके हो गए। ठीक है ना, कितने पर 2304 से। आगे क्या करना हमें, आगे 1 + r/100 और कितना टाइम दे रखा है 2 वर्ष। लो जी 2 रख दो यहाँ, इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 89 में क्या कहा, ए अकेले कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। इसमें भैया एक फार्मूला लगा दो, क्या, x/(y)(x-y). ठीक है ना, x का मान 12 गुणा इसका मान 8 और 12 - 8, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। और 12 की यदि इससे गुणा करूंगा तो 12 8 कितने होता है 96, और जब 4 से मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 24 बार। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए। 90 से 92 तक इस सारणी पर सवाल करने हैं हमें। कैसे करने हैं जरा ध्यान दीजिए इधर। देखो ये देरी कितने मिनट में पहुंची, पहुंचने का सही संख्या और रेलगाड़ी, इस तरह का सवाल एक प्रैक्टिस सेट में मैंने कराए थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 90, देरी से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की कुल संख्या कितनी है। तो जो रेलगाड़ी देरी से पहुंच रही है उनकी संख्या की यदि हम बात करें तो देरी से मतलब ये वाली 0 से 30 तक ये इतने टाइम पहुंच रही हैं और ये इतने पर छूट रही हैं। तो यदि हम बात करें तो 0 से 30 तक में कितनी छूट रही हैं, 0 से 30 तक में 114 छूट रही हैं। और वहीं हम बात करें तो 30 से 60 कितनी छूट रही हैं, 30 से 60 31 छूट रही हैं। ठीक है ना, तो 114 + 31 जोड़ दो, और ये 60 से अधिक छूट रही हैं, तीनों को जोड़ दो, 114 + 31 + 5। ठीक है ना, 114 + 31 + 5, इन सबको कर दो, आंसर लगभग 150 के आसपास आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो ये आपका 90 ही था। 81 की बात कर रहे हैं, 81 भी इसी तरह से हो जाएगा। 81 82 देरी से पूछने वाली, इस चार्ट में से देख के ही तो आंसर बता देना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 में क्या कह रखा है जरा ध्यान दीजिए। 93 में कह रखा है कि एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगता है। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो 2 घंटे 10 मिनट में 2 घंटे 10 मिनट बच जाता। वह दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो अगर हम बात करें कि पैदल और सवारी दोनों से कितना समय ले रही है वो, 6 घंटे 30 मिनट। ठीक है, और यदि हम बात करें कि सवारी से दोनों तरफ से जाता तो 2 घंटे 10 मिनट का समय
उसे कम लगता। तो 6 में से यानी 6 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट जब मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरा, 4 घंटे 20 मिनट बचेगा। और सवारी से कितना समय ले लिया, 2 घंटे 10 मिनट ले लिया है। और पैदल जाने में कितना लगता है, 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो 6 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट घटा दूंगा तो 4 घंटे 20 मिनट बचेगा। और यदि हम बात करें अगर पैदल चलेगा तो वही 4 घंटे 8 घंटे हो जाएगा, 20 मिनट का 40 मिनट हो जाएगा, मतलब 8 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। देखो हल करना भी नहीं पड़ा, ऐसे ही हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94 में हमसे कहा कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, शांत जल में नाविक की चाल बताओ। तो देखो भैया इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, उसकी चाल नहीं दे रखी, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, और चाल की धारा में यदि हम बात करें तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, यानी कुल मिलाकर के x प्लस वाई आ जाएगा हमारा। और कितनी दे रखी है, वो कह रखा है कि समय दे रखा मतलब 48 मिनट, और दूरी कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना कर दूंगा इसे मैं, 12/48 कर दूंगा। 12/48, 12×12, 12×4=48। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है। और 60 मिनट का समय भी तो लग रहा है यहाँ पर, 60 मिनट का समय भी लग रहा है। लो जी, क्योंकि ये हमें उसमें बताना है ना, मिनट किलोमीटर की बात कर रखा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर 4 से काटूंगा तो 15×4=60, तो 15 किलोमीटर आ जाएगा ये। नहीं समझे, दोबारा समझ लो, 12/48 गुणा 60, इसको हल करा है तो ये आ गया तुम्हारा 15। ठीक है, आगे क्या बात करेंगे हम। अब ये तो जाएगा। अब वापस के लिए यदि हम बात करें तो वापस आने के लिए करिए 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट का होता है और 20 मिनट कुल मिला कितना हो जाएगा 80। तो क्या लेंगे x माइनस वाई बराबर 12 तो ये लग रहा था, 80 वो है, और टोटल 60 मिनट है आपके। ठीक है ना, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या कहानी बनेगी हमारी, कहानी ये बनेगी 12 गुणा 60 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे रह जाएगा कितना 80, 20 20 20 60, 20×4=80, और 4×4 4×3=12, तो कुल मिलाकर के x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 9। अब वो कह रहा है दोनों को, तो यानी दोनों को एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई, दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या बनेगा, देखो 1x मतलब देखो y माइनस का y प्लस का कट जाएगा, 1x कितना हो जाएगा 2x, और बराबर 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 और 9 यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, 15 और 9 24। और जब 24 को मैं 2 से काटूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले लंब वृत्तीय बेलन को एक 16 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर साइज के आयताकार टिन शीट द्वारा ढका गया है, तो बेलन का आयतन बताइए। तो देखिए बेलन के आयतन की यदि हम बात करें तो पहले तो हमें बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं दिखाता हूँ निकाल के तुम्हें अभी। देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा, वीडियो हमारी कट हो जाएगी क्योंकि 1 घंटे में ही मैं निकालता हूँ प्रैक्टिस सेट। इसका फार्मूला लगा दो, कितना लगाएंगे 2πr_l होता है क्या, 2πr_h होता, ये लगा दो और इसमें मान रख दो सबके। और फिर यहाँ से जो है तुम्हें पाई आर का मान मिल जाएगा, आर का मान लगभग 7/2 सेंटीमीटर आएगा। बेलन के आयतन की यदि हम बात करें तो उसके लिए सूत्र होता है πr²h। ठीक है ना, आर का मान ये है, पाई का मान 22/7 है, और एच के मान की यदि हम बात करें तो 16 दे रखा है इन्होंने ये। ठीक है, कुल मिलाकर के आपकी समीकरण बनेगी 22/7 गुणा 7/2, आर का मान है ना पाई r² ये, और गुणा 16। इसे जब हल करोगे तो आपका 616 आ जाएगा। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो 1 घंटे का टाइम पूरा हो गया, वीडियो आपकी खत्म होने वाली है। यदि हम बात करें तो भैया मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लो आप। छियानवे तो हल्का ही है, देखो ये है दिया 96,
96 में क्या करें, एक 10 भुज के शीर्षों को बनाने में चतुर्भुज की संख्या कितनी मिलेगी, यानी एन का मान पूछ रहा है। और एन के मान की यदि हम बात करें तो मैंने कल भी कराया था एन सी की 4, तो कुल मिलाकर के आपका 210 आंसर आना चाहिए था इसका, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। और 97, 98, 99 ये सोल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि अब वीडियो खुद ही डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, हमारा टारगेट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दो, हर चीज़ का प्रैक्टिस सेट में डालता हूँ, समूह गया कि